हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, आपका अगला लेक्चर है वॉइस से यानी एक्टिव से पैसिव चेंज करने का अगला टेंस के बारे में हम बताएंगे। टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, वॉइस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी जो हमारा दूसरा टेंस है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब भी हम बदलते हैं तो कुछ सामान्य नियम फॉलो करते हैं और वे सामान्य नियम आप भली भांति परिचित होंगे। यानी पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में आपको बताया गया था कि सामान्य नियम इसके क्या होते हैं, यानी इसे कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें हम बनाते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपने सेंटेंस में ही पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का। तो हम पहले टाइप के बारे में बताते हैं जो होता है यस और नो टाइप। कौन सा? यस और नो टाइप। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप होता है यानी इस प्रकार से कुछ है, इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का इज, एम, आर, यानी सर्वप्रथम वाक्य की शुरुआत इज, एम और आर से हुई हो तथा उसके बाद हो सब्जेक्ट तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो और अंत में हो आपका ऑब्जेक्ट तथा वाक्य के अंत में हो क्वेश्चन वर्ब। कह रहे हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया इज, एम, आर से होती है, फिर सब्जेक्ट तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो उस समय उसको हम यानी इस पूरे सेंटेंस को कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप यानी यस और नो टाइप। क्लियर दोस्तों? तो इसे पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में इसका नियम होता है कि इज, एम, आर तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार से प्रयोग हुआ था, लेकिन अब इज, एम, आर यानी एक बार फिर से पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर का ही प्रयोग होगा। इज, एम, आर का ही प्रयोग होगा दोस्तों, लेकिन वह होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर उसके बाद नियम के अनुसार इसमें बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा दोस्तों? बीइंग जुड़ने के बाद आपने एक चीज और देखा होगा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसमें दोस्तों? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तथा आपको बताया गया होगा दोस्तों कि जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर इसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है, यानी इसे फार्मूला भी कह सकते हैं आप। स्ट्रक्चर यानी फार्मूला जो होता है, सही दोस्तों यहाँ मिस्टेक होगी, फार्मूला यानी आप इसे फार्मूला के रूप में समझ सकते हो। जैसे हम मैथ का कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहां अगर हम a प्लस बी के रूप में कोई भी समीकरण को हम देखते हैं तो वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर ही यूज होता है। उसी प्रकार से अगर ये चीज आपको मिल जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्लियर दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इज एनीवन हेल्पिंग द पुअर। पहला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का इज anyone
हेल्पिंग द पुअर, इज एनीवन हेल्पिंग द पुअर। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दोस्तों आपको परिचय कराते हैं। यहाँ देखिए वाक्य की शुरुआत इससे हुई है, इस एमआर में से उचित आपका सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार। एनीवन कोई एक, सब्जेक्ट हुआ आपका हेल्पिंग मेन वर्ब तथा ऑब्जेक्ट द पुअर। तो पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे दोस्तों तो ठीक इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार इस एमआर का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों? पुअर है। क्या है? यहाँ पर पुअर है, यहाँ हो गया द, सॉरी माय मिस्टेक। अब आपका पुअर तो ऑब्जेक्ट है, तो पुअर के अनुसार ही सबसे पहले इज एमआर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो इज एमआर यानी पुअर के अनुसार यहाँ पर भी प्रयोग हो जाएगा इज द पुअर, इज द पुअर, इज द पुअर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका बीइंग जोड़ा गया है ऑब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर आपका बीइंग जुड़ जाएगा। इज द पुअर बीइंग। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों हेल्प्ड। क्या होता है? हेल्प्ड। तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ दोस्तों एक चीज नहीं लिखा गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि एनीवन होता है। क्या है? एनीवन। यानी जब भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट के रूप में अनिश्चित कर्ता मिले, यानी जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, निश्चित मात्रा नहीं होता है, तो उन्हें डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं दोस्तों, तो वहां पर उन्हें ऑब्जेक्ट में नहीं बनाया जाता है। यानी बाई के बाद या वो बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखा जाता, बल्कि वर्ब तक ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आपका ये चीज ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपका है फार्मर are the farmers not cutting the crops, are the farmer not cutting the crops। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? आर सहायक क्रिया, फिर आपका सब्जेक्ट है फार्मर्स, फिर नॉट नेगेटिव फॉर्मेशन, कटिंग मेन वर्ब, और फिर द क्रॉप्स आपका क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम आप जैसे यहाँ पर यूज किए होंगे दोस्तों, जैसे इस का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार से हुआ था, फिर पैसिव वॉइस में वही इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है द क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब फसलें, और यहाँ पर आर का प्रयोग फार्मर्स के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार दोस्तों? फार्मर्स के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्रॉप्स बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। आर द क्रॉप्स, आर द क्रॉप्स। फिर उसके बाद नॉट, तथा इसमें जोड़ा जाएगा आपका बीइंग, नॉट बीइंग। कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है, कट कट कट, यानी यहां पर हो जाएगा कट। आर द क्रॉप्स नॉट बीइंग कट बाई द फार्मर्स। इस प्रकार से दोस्तों आपका पैसिव वॉइस ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं समस्या हो तुरंत आप बताइएगा। चलिए दोस्तों इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में आपको लेकर चलते हैं। फटाफट इरेज कर रहे हैं दोस्तों, कहीं समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है दोस्तों WH टाइप। कौन सा होता है? WH टाइप। इसे WH टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ WH जो शब्द जो लेटर है यह लगभग प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आता है। यानी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे इंग्लिश के होते हैं उन सभी में WH शब्द जरूर आता है।
तो इसीलिए इसे WH टाइप भी कहते हैं। और इसका एक रीजन और भी होता है, क्योंकि इसका जवाब हमें विस्तार से देना पड़ता है। ठीक दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर, यदि एक्टिव वॉइस में सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड हो, फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, क्या दोस्तों, इज, एम, आर, तथा फिर आपका हो सब्जेक्ट, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिर वाक्य के अंत में आपका हो ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे दोस्तों, क्या पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रह जाता है। फिर उसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार से हुआ था, लेकिन यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अब बन जाएगा सब्जेक्ट में दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो आपको बता दें, इससे पहले आपका जुड़ेगा बीइंग, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तथा वाक्य के अंत में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले ऑब्जेक्ट बाई का प्रयोग होगा, तब जाके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक दोस्तों, पहला एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, हु इज डिस्टर्बिंग यू, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य में देखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है, ध्यान से सुनिए हमारी बात, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ पर जो ये शब्द है हु एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में तो प्रयोग हो जाता है, यानी वाक्य में प्रयोग होकर सब्जेक्ट के ही स्थान पर प्रयोग होकर उसी के बारे में ही प्रश्न करता है। जैसे हु इज डिस्टर्बिंग यू, यानी तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, यानी तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के बारे में ये पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, तो जब ये ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के लिए जब ये वाक्य में शब्द आ जाए, यानी हु के लिए, तो सर्वप्रथम पैसिव वॉइस में जब बदला जाता है तो बाई होम का प्रयोग किया जाता है। किसका, बाई होम का, यानी जब हु आपका आ जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपका चेंज हो जाएगा बाई होम में। ठीक दोस्तों, तथा अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इज का प्रयोग हु के अनुसार हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इज, एम, आर में से सहायक क्रिया प्रयोग होगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है आपका दोस्तों, यू है, यहाँ पर यू बहुवचन है तो यहाँ हो जाएगा होम आर। ठीक ना, समझ में आया ना। उसके बाद यू आपका आ जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी बाई होम आर यू, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो रहा है। अब यू के बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ा जाएगा, बीइंग जोड़ा जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका हो गया बीइंग, यानी बाई होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डिस्टर्ब्ड। क्या होता है दोस्तों, डिस्टर्ब्ड। इस प्रकार से पैसिव वॉइस यही कंप्लीट हो जाता है, यानी बाई होम आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक दोस्तों, दूसरा है आपका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल why are you not returning why are you not returning my books? तो दोस्तों देखिए, इसमें भी सर्वप्रथम वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव फॉर्मेशन का नॉट। तो कभी भी नॉट आने से वाक्य में घबराए ना दोस्तों। अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और वाक्य में नॉट आ जाए तो नॉट जहां है उसी स्थान पर आप प्रयोग कीजिए, उसके स्थान में कोई हेरफेर मत कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा कि सर्वप्रथम जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझाया गया होगा, क्वेश्चन वर्ड। अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है तो वह पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड ही वही रहेगा। तो सर्वप्रथम आपका वाई ही लिखा जाएगा। अब यहाँ आपको बता दें, यू के अनुसार आर का प्रयोग हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इज एम आर का जो प्रयोग हुआ है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है माई बुक्स। क्या दोस्तों, माई बुक्स मतलब मेरी किताबें। ये बहुवचन बना रही है, यहाँ पर हो जाएगा आर। वाई आर माई बुक्स
नॉट, क्योंकि हमने बताया था नॉट जहां पर है उसी आइटम में रहेगा। फिर उसके बाद बीइंग जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा दोस्तों, बीइंग। वाई आर माई बुक्स नॉट बीइंग रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड होता है। क्या होता है दोस्तों, रिटर्न्ड। रिटर्न्ड सॉरी दोस्तों, यहाँ ईडी रहेगा। वाई आर माई बुक्स नॉट बीइंग रिटर्न्ड। फिर बाई किसके द्वारा, यू है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों यू। तो यहाँ पर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पैसिव वॉइस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये आपका कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों एग्जाम्पल में कहीं भी कोई समस्या हो जहां आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और आपको इंग्लिश टॉपिक से, चाहे वह 9th 10th 11th 12th की किसी भी टॉपिक में कहीं भी समस्या हो तो आप वहां वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे दोस्तों, कल के लाइव स्ट्रीम में यही चीज आपको पढ़ाया गया था, जहां पर वीडियो क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से आपका साफ नहीं हो पाया था, इसीलिए आज इस टॉपिक को पुनः दोहरा दिया गया है। तो क्लियर हो जाए तो ठीक है, और नहीं अगर कोई भी समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।